हेलो एवरीवन, इसमें हम 11 नवंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे। शुरू करते हैं। हमारा पहला जो आर्टिकल है वो आता है हसनंबा टेम्पल से रिलेटेड। अब ये टेम्पल आता है कर्नाटका में। वहाँ पे क्या हुआ ना, अराउंड वहाँ पे क्या होता है ना, ये वाला टेम्पल पूरे साल में बस कुछ ही दिन के लिए खुलता है। अराउंड दिवाली के टाइम पे अराउंड एक हफ्ते के लिए खुलता है, तो तभी काफ़ी भीड़ आती है वहाँ पे। उस बीच क्या हुआ, अराउंड कुछ भगदड़ हुई जिसमें अराउंड 20 वुमेन को इंजरीज़ हो गई वहाँ पे। हालांकि डेथ नहीं हुई है मगर इंजरीज़ हो गई। तो ये क्योस क्यों हुआ? अब कुछ लोगों ने क्लेम किया कि मतलब ऐसा कुछ बात हुई कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी भगदड़ हो गई, तो उसमें जो है कुछ वुमेन सफ़र हुई। अब ये बताया जा रहा है कि ऐसा उन्होंने बोला, पक्का नहीं है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा था नहीं लगा था, ये अभी भी इस पर जाँच पड़ताल चल रही है। और ये हसनंबा टेम्पल की बात करें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेम्पल है। ये बिल्ट हुआ था 12th सेंचुरी में। जी हाँ, इट इज़ अ हाईली रिवर्ड श्राइन, इस काफ़ी रिस्पेक्टेड है। आता कहाँ पे? तो हसन नाम की जगह है कर्नाटका में, वहाँ पे। और प्रिसाइडिंग डेटी कौन है? तो गॉडेस हसनंबा एंड हसन, and it is open to devotees only during this time of the year for the festival of Diwali। सिर्फ दिवाली के टाइम पे इसको थोड़ा ओपन किया जाता है, बाकी पूरे साल ये बंद रहता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। thousands of people from different parts of the state visit the temple to get a darshan of the deity during this festival। टेम्पल इज़ ओपन फॉर ओनली 1 वीक एनुअली। पूरे साल में अराउंड सिर्फ एक हफ्ते के लिए खुलता है। बाकी पूरे साल जो मंदिर है उसमें एक घी से जलता हुआ दिया रख देते हैं, फ्लावर्स रख देते हैं, पानी रख देते हैं और 2 बैग्स रख देते हैं राइस के एज एन ऑफरिंग। सो फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर द गॉडेस इज लेफ्ट विद अ घी लिट लैम्प, फ्लावर्स, वाटर एंड राइस एज एन ऑफरिंग। और वो लैम्प जो है पूरा जलता रहता है पूरे ड्यूरेशन में। ठीक है, उसके बाद ताज्जुब की बात यह है कि ये जो राइस ऑफरिंग दी जाती है, कहते हैं ये वार्म ही रहती है और ये ख़राब नहीं होती जब तक गेट खुलते हैं तब तक। ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है। ये वाला टेम्पल हमने कवर कर लिया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो आता है हमारा DDoS अटैक से रिलेटेड। ये क्या है? ये एक तरीके का साइबर अटैक ही होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अब ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि जो OpenAI है उन्होंने काफ़ी कुछ आउटेजेस वगैरह बताए थे कि ऐसा कुछ आ रहे हैं, और उसका रीज़न बताया गया कि ये हो रहे हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स की वजह से। इट कन्फर्म्ड इट हैड बीन एड्रेसिंग पीरियोडिक आउटेजेस ड्यू टू डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। तो उसको एड्रेस करने की बात की गई है। DDoS की बात करें, ये एक तरीके का क्या होता है ना, इसमें जो अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी सर्वर को अटैक करने के लिए या तो उस पर बहुत सारा ट्रैफिक भेज देंगे। ठीक है, इट इज़ फ्लडेड विद अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, जिससे कि जो इंटेंडेड यूज़र है वो उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसको डिसरप्ट करने की बात की जाती है बेसिकली। इट इज़ अ मैलिशियस अटेम्प्ट टू डिसरप्ट द नॉर्मल ट्रैफिक ऑफ द targeted server, service or network by overwhelming the target or its surrounding infrastructure with a flood of internet traffic। ठीक है, अब इससे जो मशीन होती है, नेटवर्क होता है, उसमें शटडाउन हो जाता है। जो इंटेंडेड यूज़र्स होते हैं वो उसका एक्सेस नहीं कर पाते हैं। और किया आज कैसे जाता है, जैसे मैंने बताया कि ट्रैफिक से फ्लड कर देते हैं उसको, या फिर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भेजते हैं जिससे क्रैश हो जाता है। इट इज़ डन बाय फ्लडिंग द टारगेट विद ट्रैफिक और सेंडिंग इट इन्फॉर्मेशन दैट ट्रिगर्स अ क्रैश। ये थी हमारी DDoS से रिलेटेड न्यूज़। अब पढ़ते हैं क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग से रिलेटेड। अब दिवाली के आसपास के टाइम क्या होता है, तो दिवाली का तो क्रैकर्स वगैरह का पोल्यूशन तो होता है ही। उसके अलावा जो चावल की जो फसल होती है उसकी कटाई होती है। तो अब सर्दियों का टाइम होता है, सर्दियों में उगाए जाते हैं वीट। ठीक है, गेहूँ। उनको उगाने के लिए जो रेसिड्यू होता है पैडी का, यानी कि चावल का, उसको हटाने की ज़रूरत होती है। अब उसको अच्छे से हटाएंगे तो उसमें काफ़ी कॉस्ट लग जाती है। तो वह फार्मर्स क्या करते हैं, उसको जल्दी से हटाने के चक्कर में उसको जला देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि
दिल्ली के जो आसपास के स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा वगैरह, वहाँ पे इसको रोकने की ज़रूरत है। इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड, क्योंकि पोल्यूशन लेवल्स काफ़ी हाई हैं। सो इट एम्फसाइज द नीड टू एड्रेस द एस्केलेटिंग पोल्यूशन लेवल्स इन द NCR रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, क्योंकि इससे काफ़ी टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स एमिट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है। सो इसको स्टबल बर्निंग बोलते हैं बेसिकली। जो स्टबल होते हैं वो, या फिर हिंदी में बोलो तो पराली, उसको बर्न किया जाता है। सो इट इज़ अ मेथड ऑफ रिमूविंग पैडी क्रॉप रेसिड्यू फ्रॉम द फील्ड टू सो वीट, ताकि गेहूं की फसल उगा सकें। कब होता है? तो इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन अक्टूबर नवंबर, पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया साइड में, और प्राइमरीली बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के आसपास वाले रीजन में, उसके आसपास जो स्टेट्स हैं उसमें। अब इससे काफ़ी हार्मफुल गैसेज एमिट होती हैं। मीथेन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, जो कि हमारे ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑल्सो इट डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल, हमारे जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसका कुछ अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जिसकी हैप्पी सीडर नाम की एक मशीन आती है, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि स्टबल को भी अप्रूव कर देती है वो मशीन, बीज भी बो देती है। सो इट कैन बी यूज्ड एज अ बेटर ऑल्टरनेटिव। यही लिखा है कि इट कैन अप्रूव द स्टबल एंड ऑल्सो सो सीड्स इन द एरिया क्लियर्ड। और स्टबल का यूज़ जो है वो कैटल फीड में यूज़ किया जा सकता है, मेन्योर में, या रूरल एरियाज़ की जो रूफिंग होती है उसमें भी काम लिया जा सकता है। सो ये सारी कुछ बातें थी क्रॉप रेसिड्यू के बर्निंग से रिलेटेड या स्टबल बर्निंग से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आती है गवर्नर से रिलेटेड न्यूज़। अभी क्या होता है ना, कई बार ऐसा चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट असेंबली के द्वारा जो बिल पास किए गए होते हैं उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। ठीक है, उस पर एक्शन नहीं लेते, जिसकी वजह से वो बिल मतलब डिले होता रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट जो गवर्नर है, इट कैन नॉट सिट ऑन बिल्स पास्ड बाय द हाउस, क्योंकि जो हाउस है, जो असेंबली है, उसको लोगों ने इलेक्ट किया है। ठीक है। सो रियल पावर वेस्ट विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए इंडेफिनेट डिले लगा रहते रहें बिल्स पे। और गवर्नर सिर्फ एक अपॉइंटी होता है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करता है, तो इट्स अ टाइटुलर हेड, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ठीक है। अब बात करते हैं भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो देखो हमारा जो आर्टिकल 200 है, 200, उसमें पावर तो है गवर्नर के पास कि वो चाहे तो विदहोल्ड कर सकता है अपनी असेंट को, हो सकता है असेंट ना दे। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के थ्रू होना चाहिए। ठीक है। और आर्टिकल जो 154 है, 154, वो कहता है कि गवर्नर कैन एक्सरसाइज हिज एग्जीक्यूटिव पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक क्वेश्चन उठता है दैट whether a governor should be allowed to withhold assent when the bill is passed by the assembly or not। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कुछ केसेस में अपनी कुछ ऑर्डर्स दिए थे, जिसमें उन्होंने बोला था कि गवर्नर हैज़ टू एक्ट एज सून एज पॉसिबल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्रेज है, एज सून एज पॉसिबल ऑन द बिल्स, एंड कैन नॉट सिट ओवर इट इनडेफिनेटली। ऐसा नहीं कि आप इनेक्शन मतलब एक्शन ही न लो खूब टाइम तक, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। The expression as soon as possible in Article 200 has significant constitutional intent and constitutional authorities should keep this in mind। So ये बोला गया है। So ये न्यूज़ थी हमारी गवर्नर से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आती है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने बोला है कि बॉर्डर चाइना से जो बॉर्डर लगते हैं उसमें अराउंड जो 168 विलेजेस हैं उस पर रोड कनेक्टिविटी जो है आएगी। अब क्या होता है ना कि जो बॉर्डर विलेजेस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सिक्योरिटी में। ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती और वहाँ पे थोड़ी सेफ्टी का भी इशू रहता है, तो
वहाँ पे क्या है ना, कुछ माइग्रेशन होता है, मतलब बॉर्डर वाले एरिया में जो विलेज के लोग होते हैं वो सोचते हैं भाई यहाँ क्यों रहना, हम तो कहीं और अच्छे शहर में चल चलते हैं जहाँ पे सेफ्टी भी हो, फैसिलिटीज़ भी हो। सो अगर ऐसे ही माइग्रेशन चलता रहा तो भाई बॉर्डर के विलेज तो एम्प्टी हो जाएंगे, और अगर वो खाली हो गए तो भाई हमारी कंट्री की सिक्योरिटी है वो भी तो अफेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो विलेज वाले एरियाज़ में लोग रहते हैं इनसे भी काफ़ी मदद मिलती है हमारे मिलिट्री पर्सनल्स वगैरह को, हमारी जो है सेफ्टी इंश्योर रहती है हमारे लैंड वगैरह की। सो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो ये लाया गया था, ये इसलिए लाया गया था कि भाई वहाँ पे आप प्रॉपर फैसिलिटीज़ दो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पहुँचाओ, ताकि ये माइग्रेशन बंद हो, वहाँ के लोग अच्छे से वहाँ पे रह पाएँ। सो इट वुड इंश्योर ऑल फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रीच देयर। अब यही बता रखा है इसमें कि इट इज़ टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑन द बॉर्डर विद चाइना। अब इससे वहाँ की जो लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, इन आइडेंटिफाइड बॉर्डर विलेजेस, और इससे माइग्रेशन रुकेगा और हमारी सिक्योरिटी को बूस्ट मिलेगा। ऑल राइट, और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने बेसिकली 2967 विलेजेस जो कि 19 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, किस किस की, अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख की, ये आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें इन्हें ये सब फैसिलिटीज़ लानी है। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ आएंगी यहाँ पे? ऑल वेदर रोड्स आएंगी, पोर्टेबल पाइप्ड वाटर, पानी आना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एनहांस लाइवलीहुड ऑप्शंस, एंड इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सो ये बात याद रखनी है हमें वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम से रिलेटेड, और इसी के साथ होता है हमारा इसका सेशन खत्म। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, यू लाइक दिस, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।